जय हिंद मेरे जवान। 15 अप्रैल से हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच हम ला रहे हैं प्लेटफॉर्म की सरजमी पर। यह हिस्ट्री का ये फाउंडेशन बैच बीपीएससी, दरोगा, एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए काफी रहेगा। होगी इतिहास की बारिश, जिसमें भींगेंगे आप, भींगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। हमारी बात पर यकीन नहीं है तो इस प्लेटफॉर्म की वादियों से पूछो, यहाँ की तन्हाइयों से पूछो, यहाँ की फिजाओं से पूछो। जहां भी टच करोगे एक ही नाम निकलेगा, शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। इतिहास के इस सफर में हम आपके लिए लाए एक टॉपिक जिसका नाम है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। जहां तक सिकंदर की बात हम करते हैं, सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था और मकदूनिया को ही हम मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिकंदर सिंधु नदी को पार करके जब तक्षशिला की धरती पाया तो तक्षशिला की धरती पर दशा समा गई। सिकंदर चीखते हुए कहा, तक्षशिला की धरती, शोर मचाना छोड़ दो वरना तक्षशिला की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। अरे इतना हम लाश गिरा देंगे जिसकी गिनती हाथ पर संभव नहीं होगी। तक्षशिला की धरती, आवाज बंद कर दो वरना तक्षशिला की धरती पर इतनी खून बह जाएगी, ये खून की छींटे उड़कर तक्षशिला की दीवारों पर नहीं आसमान में भी पड़ेगी। और तक्षशिला की धरती दशक में समा गई। तक्षशिला का राजा अंभी जनता सहित सिकंदर के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर अपनी सफलता से खुश होकर तक्षशिला की धरती पर लगाया दरबार और इस दरबार में आसपास के जितने छोटे बड़े राजा थे सिकंदर के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर अपनी सफलता से खुश हो गया, लेकिन भारत की सरजमी पर एक राजा था जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसका नाम था पौरस। सिकंदर अपना एक राजदूत पौरस के पास भेजा। क्या कहा पौरस को आत्मसमर्पण करने के लिए? सिकंदर के राजदूत ने पौरस को कहा कि पौरस, जब सारी दुनिया सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर रही है तो तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? पौरस का कह सुन, उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। जाकर कह देना सिकंदर को जिस तरह की वो बात कर रहा है इस तरह का जवाब हम युद्ध भूमि में देंगे। और सिकंदर का राजदूत गिरता पड़ता सिकंदर के सामने आया। सिकंदर कहा क्या हुआ? सिकंदर का राजदूत ने सिकंदर को कहा क्या हुआ? उठाएंगे तलवार, खामोश कर देंगे जिंदगी। सिकंदर कहा किसके सामने बोल रहा है? जिंदा चमड़ी नोच लेंगे। सिकंदर का राजदूत ने कहा हम नहीं, पौरस बोला है। यह सुनते ही सिकंदर कहा अटैक। और सिकंदर विशाल सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। तो सिकंदर जब सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया तो पौरस भी सेना लेकर झेलम नदी के तट पर आ गया। इस प्रकार सिकंदर एवं पौरस के बीच झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई, इस युद्ध को हम वितस्ता का युद्ध एवं हाइडेस पीच के युद्ध के नाम जानते हैं। इस प्रकार वितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस युद्ध में पौरस की जीत हो रही थी, लेकिन एक कहावत है, समय हो मेहरबान तो गधा हो जाए पहलवान। मूसलाधार बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश होते ही इसका लाभ सिकंदर को मिल गया। कारण यह था, सिकंदर अपनी सेना में बृहद पैमाने पर घोड़ा का प्रयोग किया था, तो पौरस अपनी सेना में बृहद पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया था। हम और आप दोनों जानते हैं, घोड़ा के बजाय हाथी का शरीर भारी होता है और हाथी का शरीर भारी होने के कारण वह दलदल भूमि में ना दौड़ सकता है ना चल सकता है। वही हाथी की अपेक्षा घोड़ा का शरीर हल्का होता है, वह दलदल भूमि में दौड़ भी सकता है और चल भी सकता है। इस प्रकार सिकंदर की घुड़सवार सेना पौरस के हाथी सेना पर भारी पड़ गया। तो वहीं पौरस अपनी सेना में बड़ा बड़ा तीर धनुष का प्रयोग किया था, जिसे धरती पर रखकर ही चलाया जा सकता था, लेकिन धरती थी दलदल। जब पौरस धनुष को खींचे तो वह स्लिप कर जाए। इस प्रकार पौरस की हार हो गई। सिकंदर अपना एक राजदूत फिर युद्ध भूमि में पौरस के पास भेजा। सिकंदर का राजदूत ने पौरस को कहा, पौरस अब आप समर्पण कर दो। पौरस का भारत का बेटा है हम, मेरे रगों में खून का एक एक कतरा जब तक दौड़ता है, कह देना सिकंदर को हम आप समर्पण नहीं करेंगे। इस प्रकार युद्ध भूमि चीख रही थी। पौरस के अधिकांश सेना मारे गए थे। ऐसे समय में युद्ध भूमि में पौरस के बचपन का दोस्त आया जिसका नाम था मैरुस।
मैरूस युद्ध भूमि में आया और पौलुस को गले लगा लिया, कहा मेरे दोस्त आप समर्पण कर दो। पौलुस का दोस्ती की कसम, उठाओ तलवार और खामोश कर दो, लेकिन आप समर्पण की बात मत करो। पौलुस का दोस्त मैरूस ने कहा तुम्हारे आप समर्पण करने से क्या हो जाता है? मेरे दोस्त, भारत की सरजमी पर जब भी इतिहास लिखी जाएगी, इतिहास के किसी भी कोने में पौलुस को एक कमजोर राजा के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। जहां तक बात रही सिकंदर की, तो भारत की धरती पर सिकंदर का इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक सिकंदर के साथ पौलुस की चर्चा ना की जाए। मेरे दोस्त आप समर्पण कर दो। पौलुस अपने दोस्त मैरूस के कहने पर जब आत्मसमर्पण के लिए चला तो सर पे थी पसीना, आंखों में थी निराशा और दिल में थी मंजिल पाने की अभिलाषा। एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम बढ़ाते हुए पौलुस सिकंदर के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर पौलुस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा, बोलो भारत का राजा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। पौलुस सिकंदर के आंखों में आंख डालते हुए कहा, तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पौलुस का यह जवाब सुनकर सिकंदर इतना खुश हुआ कि पौलुस के राज को वापस कर दिया और कहा, मेरे दोस्त, संसार के कई योद्धाओं के साथ मैंने युद्ध किया लेकिन तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं देखा। हम आपकी वीरता से प्रभावित होकर आपके राज को वापस करते हैं। मेरे दोस्त, इसे इनकार मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। इस प्रकार सिकंदर पौलुस के राज्य को वापस कर दिया और विजय अभियान को बढ़ाते हुए ब्यास नदी के तट पाया। जब सिकंदर अपने विजय अभियान को बढ़ाते हुए जब ब्यास नदी के तट पर आया तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर कहा, मेरे जवान आगे बढ़ो। सिकंदर की सेना कहा, आगे नहीं बढ़ेंगे। कहा, आगे बढ़ो। कहा, नहीं बढ़ेंगे। कहा, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? सिकंदर की सेना कहा, सिकंदर तुम किस मिट्टी का बना हुआ है? तुम्हें अपनों की याद नहीं आती है, हमें अपने परिवार की याद आती है। कैसी जिंदगी कर दी हमारा, युद्ध भूमि में हम जीते हैं, युद्ध भूमि में सोते हैं और लाशों के बीच में खाना खाते हैं, यही हमारी जिंदगी है। हमें कौन सी नफरत हो गई? हम युद्ध नहीं करेंगे। सिकंदर का आगे बढ़ोगा नहीं। इस प्रकार सिकंदर की सेना जब ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो सिकंदर उदास हो गया और 325 ईस्वी पूर्व में वह भारत से वापस आने लगा। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में जब भारत से वापस आने लगा तो ये अंधेरी शाम धीरे 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 अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। आसमान करक रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही थी तो काली रात शोर मचा रही थी। तन्हाइयां खामोशी से सितारों कुछ कहने जा रही थी। सिकंदर को लग गई भूख। सिकंदर दौड़कर एक घर गया और एक घर के दरवाजे को 3 बार नॉक किया। खट खट खट। वो दरवाजे से निकली एक वृद्ध महिला। वह वृद्ध महिला सिकंदर को देखते ही रोने लगी। सिकंदर का, अम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। वह वृद्ध महिला रोते हुए घर से थाली लाई, अपने शरीर का सारा जेवरात निकालकर थाली में रख दी। बोली कि बेटा तुम हमें मां कहा है ना, खाओ खाओ। सिकंदर का, हम इंसान हैं, रोटी या चावल खाएंगे, आप तो हमें सोना खाने के लिए दे दी। वह वृद्ध महिला बोली, नहीं बेटा, तुम्हें रोटी और चावल चाहिए थी तो रोटी और चावल के लिए इतना खून बहाने की आवश्यकता नहीं थी। तुम बहुत खून बहाया, इसलिए तुम सोना खाओ। सिकंदर का एक बात पूछें, हम तो आपको कुछ भी नहीं कहे, हम अपनी मां का चेहरा तक भी नहीं देख पाए क्योंकि बचपन में हमारी मां गुजर गई। पहली बार आपको देखे तो आप मेरे मुंह से निकल गया मां। ए मां बताएं, हम तो आपको कुछ भी नहीं बोले लेकिन आप हमें देखकर रोने क्यों लग गई? वह वृद्ध महिला बोली कि सिकंदर तुम्हें पहला यह प्रश्न पूछना चाहिए, हम तुम्हें खाने के लिए क्यों दिए? सिकंदर कहा, क्यों खाने के लिए दिए? क्योंकि जैसे तुम कहा ना, मां भूख लग गई है, हमें अपनी बेटे की याद आ गई। सिकंदर का, आपका बेटा कहां है, हम भी मिलना चाहते हैं। वह वृद्ध महिला बोली कि सिकंदर मेरा बेटा बहुत दूरी पर चला गया। कहा कि जगह बताएं, हम आपके बेटा को ला देते हैं। कि नहीं सिकंदर, अभी अभी किसी ने मेरे बेटे को मार दिया।
सिकंदर चीखते हुए कहा कि वो इंसान कौन है जो आपके बेटे को मारा है? नाम बताइए, उसको हम खामोश कर देंगे। आपके सामने सिकंदर खड़ा है। वो वृद्ध महिला रोते हुए बोली कि जिसका नाम बताएंगे तुम उसे खामोश कर दोगे। कहां खामोश कर देंगे? सिकंदर, वह तुम है। सिकंदर का हम, हाँ सिकंदर तुम है। मेरा बेटा 2 महीना से बीमार चल रहा था। मैं खाना खा रही थी और हमें प्यास लग गई। हम बोले बेटा मेरे लिए गिलास पानी ला दो। जैसे मेरा बेटा पानी लाने के लिए गेट खोला, तुम चलाया तलवार। वो चिल्लाया मां। जब तक मैं दौड़ कर आई, मेरे बेटा का कटा हुआ सर तड़प रहा था। सिकंदर तुम ही बताओ, तुम कहते हो कि हम अपनी मां को नहीं देखे और मां कहने के लिए तड़प रहे हैं। तुम कहते हो कि काश हमारी मां होती तो हम अपनी मां को भर पांच पकड़कर और भर दिन मां मां चिल्लाते रह जाते। अब हम अपने बेटा के रहते हुए भी मेरे बेटे को मार दिया, हम किसको बेटा कहेंगे? सिकंदर, वृद्धापन का मेरा सहारा कौन बनेगा? सिकंदर, तुम्हारी मां तुम्हें एक लप्पड़ मारकर इतना भी नहीं बताई, बेटा विश्व विजेता बनेगा भी तो क्या होगा? अरे जब तुम मरेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारी मां एक लप्पड़ मारकर इतना भी नहीं बताई, बेटा विश्व विजेता बनेगा भी तो क्या होगा? क्या होगा? खाएगा रोटी या चावल ना? सिकंदर कहा इस तलवार से टपकता हुआ खून आपके बेटे का है। वह वृद्ध महिला बोली इस तलवार से जो खून टपक रहा है, वह टपकते हुए खून से पूछो किस मां के बेटे का है? यह टपकता हुआ खून मेरे बेटे का है। इसे आहिस्ता टपकने दो सिकंदर, कहीं से चोट ना लग जाए। सिकंदर के हाथ से तलवार गिर गया और रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा काश बचपन हमारी मां हमें एक लप्पड़ लगाकर कही होती, बेटा विश्व विजेता बनना तलवार के बल पर नहीं, बेटा विश्व विजेता बनना मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर, मोहब्बत के बल पर। शायद इस तलवार से किसी मां का बेटा नहीं मारा जाता। यह कहकर सिकंदर के गले में जितने जेवरात थे नोच कर फेंक दिया। पांव में सोना का जूता था, खोल कर हटा दिया और पैदल भारत की धरती से रोते हुए वापस आने लगा। सिकंदर बेबीलोन आया, जहां पर 323 ईस्वी पूर्व में, जहां पर 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। बेबीलोन वर्तमान समय में इराक में स्थित है। सिकंदर अपने मृत्यु समय कहा था जब हमारी मौत हो जाए तो रंथी पर से मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले समझ सके इंसान आता है खाली हाथ और जाता है खाली हाथ। हर इंसान को मालूम है तो कोई इंसान किसी मां के बेटे को क्यों मारता है? जिस रास्ते से मेरे लाश को ले जाना, उस रास्ते को हीरा मोती सोना चांदी से भर देना, ताकि दुनिया वाले समझ सके जिस हीरा मोती और सोना चांदी के लिए हम खून बहाते हैं, वही जब मेरे साथ नहीं जाता तो किसी मां के बेटे को क्यों मारते हो? हम ऐसा इसलिए कहते हैं अब दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा सिकंदर ना हो, अब किसी मां का बेटा ना मारा जाए। यह कहकर सिकंदर मर गया। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर अपने घोड़ा को बहुत मानता था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर जब बच्चा था तो उसका गुरु अरस्तु कहता था सिकंदर सिकंदर इधर आओ, देखो आसमान, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यह कहकर उसके गुरु ने सिकंदर के सीने में विश्व विजेता बनने का अलख जगा दिया था। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल किया जा सकता है नियार्कस, एनोसक्रीटस एवं अरिस्टोबुलस। सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यूनानी प्रभाव भारत के धरती के कई भागों में देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मौर्य प्रशासन। कला के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधार कला। सिक्का निर्माण के क्षेत्र में पहले भारत में अच्छे सिक्के नहीं होते थे। यूनानी प्रभाव के बाद भारतीय सिक्के कलात्मक एवं लेख युक्त होने लगे। तो सेना को आधुनिक बनाने के क्षेत्र में जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुई तो पहली बार भारत के राजा ने इस बात का एहसास किया
सेना में हाथी के बजाय घोड़ा का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। अब भारतीय सेना को इस कदर आधुनिक बनाया गया कि वह किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर सकती थी। मेरे जवान, जी हां, यह आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से सहनसा पंकज मिश्रा की। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिकंदर यूनान के किस छोटे से राज्य का शासक था? तो इसका आंसर क्या होगा? मकदूनिया। इस प्रकार सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। वह बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिकंदर सिंधु नदी को पार करके जब तक्षशिला की धरती पर आया तो उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? उस समय तक्षशिला का शासक अम्भी था। यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब प्रश्न के इतिहास को आप जब ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या दरोगा हो, ये एग्जाम को बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। आगे का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा बितस्ता का युद्ध एवं हाइडेस्पीच के युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन सिकंदर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। इस प्रकार यह युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुई थी और इस युद्ध को हम बितस्ता का युद्ध एवं हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? इसका सही आंसर होगा ब्यास नदी। जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुई तो सिकंदर अपना विजय अभियान को बढ़ाते हुए ब्यास नदी के तट पर आया था और ब्यास नदी के तट पर से ही सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। सिकंदर कहा आगे बढ़ो, सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो सिकंदर टूटकर बिखर गया। इस प्रकार 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत से वापस आने लगा। आगे का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी तट पर। पूछेगा सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? 325 ईस्वी पूर्व। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? तो 325 ईस्वी पूर्व में। 325 ईस्वी पूर्व में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो कहां हुई थी? तो बेबीलोन में। बेबीलोन कहां? इराक में। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकेफला था। क्या नाम था? बौकेफला। यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार आपको पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है। आप इसे बीपीएससी के इतिहास देखा जाए, बीपीएससी के एग्जाम, दरोगा के एग्जाम हो या एसएससी हो या यूपीपीसीएस हो, हर तरह के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर पूछेगा कि सिकंदर के थल सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर था। आगे का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस था। आगे का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल थे, कौन कौन इतिहासकार शामिल थे? तो नियारकस, एनोसेक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस। पूछेगा कि यूनानी प्रभाव, सिकंदर यूनान का था, पूछेगा कि यूनानी प्रभाव भारत के धरती के किन किन क्षेत्रों पर पड़ा था? किन किन क्षेत्रों में पड़ा था? तो कला के क्षेत्र में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? गांधार कला। तो सिक्का निर्माण के क्षेत्र में, पहले भारत में सिक्के अच्छे नहीं होते थे, लेकिन यूनानी प्रभाव के बाद भारतीय सिक्के कलात्मक एवं लेख युक्त होने लगे। पूछेगा इतिहास लेखन के क्षेत्र में। इतिहास लेखन के क्षेत्र में जब सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत आया, जो भारत में देखा सुना उसे लिख डाला। जब भारत में इतिहास लिखने की परंपरा चली तो सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ था। तो यहां पर सेना को आधुनिक बनाने के क्षेत्र में सिकंदर और पोरस के बीच जब युद्ध हुआ था, पहली बार भारत की सरजमीन ने इस बात का एहसास किया था, सेना में हाथी के बजाय घोड़ा का प्रयोग होना चाहिए। और इस प्रकार भारतीय सेना को इस कदर आधुनिक बनाया गया, वह किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना कर सकती थी। मेरे जवान, सिकंदर का भारत पर आक्रमण ये मेरे तरफ से एक छोटा सा भेंट है, आपके लिए छोटा सा तोहफा है।
और यह एक बहाना है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। एक टाइम निकालकर हम आपके पास आए। कैसा लगा? एग्जाम जब आप मेरा क्लास चलेगा, उस क्लास में आप किसी तरह का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक हर प्रश्न का उसी समय जवाब दिया जाएगा। एक एक चैप्टर को तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाएगा और साथ में उसी समय आपको याद भी हो जाएगी और उसी समय हम टेस्ट भी लेंगे। जैसे वो टॉपिक समाप्त हुआ, हम टेस्ट लेंगे और उसमें आपकी क्या कमी है, आप में रह गई है, उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का सफर हम यहीं रहने देते हैं और कहते हैं जय हिंद, जय हिंद।